ओके फाइन जी, स्टार्ट करते हैं हमारा ये पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है। इसका जो लेक्चर 2 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहले लेक्चर शाह वलीउल्लाह पे लिया दिया था। उस पे मैंने थोड़ा आपको शाह वलीउल्लाह के बारे में थोड़ा ही बल्कि कंप्लीट उनकी जो भी आइडियालॉजी, उनका सर्विसेज, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये डिस्कस की थी। और फिर उस टाइम जो मुसलमानों की कंडीशंस थी, उनको रीजनल क्या चैलेंजेस थे, इंटरनल क्या चैलेंजेस थे, मुगल डायनेस्टी पे किस तरह जो था वो जवाल टाइप सिचुएशन बनी हुई थी, और शाह वली ने कैसे मुसलमानों को में रिफॉर्म्स लेकर आए थे, मुसलमानों को कैसे यूनाइट किया था, और मुसलमानों में कैसे अपना उन्होंने एक जो वो तबाही की तरफ जा रहे थे उनको उन्होंने स्टेबलाइज करने की कोशिश की थी। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सर सैयद अहमद खान। उस टाइम मुगल जो डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी। हाल तो के मुगलों के पास इस टाइम उस टाइम कंडीशन जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी है कि वो अपनी जो मोनोपली है उसको कायम रख सके, लेकिन फिर भी पावर में थे, वो रियासत उनकी थी। ये जो सर सैयद अहमद खान का एरा है, इसमें मुसलमानों को बिल्कुल एक गुलाम स्लेव्स टाइप कहने के बिहेव उनके साथ स्टार्ट हो गया था। और जो मुसलमानों का रूल का जो टाइम था वो भी डिमोलिश हो चुका था, उसका भी खत्म हो चुका था। क्योंकि वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जब हो गई थी तो उसके बाद मुसलमानों की जो पावर थी वो सारी उनसे ले ली गई थी, और मुसलमान बिकेम द स्लेव। और वहां पर कॉलोनियल एरा या इंपीरियलिज्म वाली जो एरा था ब्रिटिश राज का, वो वहां पर इनऑकुलेट हो गया था, पैदा हो गया था, एंजेंडर हो गया था। अब उन सारी सूरत हाल में सर सैयद अहमद खान का क्या रोल था, सर सैयद अहमद खान की कंट्रीब्यूशन क्या थी मुसलमानों को स्ट्रेंथन करने में, यूनाइट करने में, मुसलमानों को दोबारा से अपनी जो ग्लोरी है, जो मुसलमानों की जो ग्लोरी, जो बच्चे लेट आ रहे हैं मैंने कल से आप लोगों को एंटर नहीं करना क्लास में। जो टाइम है मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम मैं आपको ऊपर दूंगा, इससे ज्यादा टाइम आई विल नॉट बियर इट। ठीक है? तो कल से मैं आपको ऐड नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो टाइम दिया है, अगर 9:45 का टाइम है तो मैक्सिमम 9:50 तक यू हैव टू बी इन क्लास। अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू अलाउ यू टू सीट इन माई क्लास। ये पक्की बात है। ठीक है? तो सर सैयद अहमद खान के टाइम में जो मुसलमानों की कंडीशन थी वो थोड़ी पैथेटिक थी। मुसलमानों पे वार टाइप जो था वो स्टार्ट हो गया था। मुसलमान जॉब्स में भी उनको बहुत ज़्यादा स्टबर्न का सूरत हाल थी। रिलीजियस वे में उनका जो मजहब था उसको भी हांट किया गया था। प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम में उनको बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। पॉलिटिकली वो बिल्कुल इग्नोर उनको कर दिया गया था, उनको कोई राइट्स नहीं थे दिए जा रहे, उनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी है। सोशली वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो चुके थे, एजुकेशन सेक्टर में भी और अदर हेल्थ सेक्टर में। ये सब चीज़ों में मुसलमान बहुत ज़्यादा उस टाइम डाउनफॉल में थे। अब उन सबको विटनेस कर रहे थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है, पढ़ी भी जाती है, पढ़ाई भी जाती है। वो ये है कि सर सैयद अहमद खान प्रो ब्रिटिशर के तौर पर मुसलमानों को बिहेव करते थे। वो ये कहते थे कि इफ मुस्लिम्स वांट टू सरवाइव इन सब कॉन्टिनेंट इट इज नेसेसरी फॉर देम टू गेट एन एजुकेशन विच इज बेस्ड ऑन इंग्लिश। तो ये थोड़े इनकी जो अप्रोच थी दैट वाज बेस्ड ऑन द इंग्लिश सिस्टम पे थी। ऑक्सफोर्ड सिस्टम कह लें, इंग्लिश सिस्टम कह लें, जो उस टाइम उन्होंने ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवा दिया था सब कॉन्टिनेंट में। तो ये हम सर सैयद अहमद खान के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे कि सर सैयद अहमद खान की रोल प्ले किया था। और मुसलमानों को कैसे इन्होंने एक न्यू जो थी सोल में एक न्यू एनर्जी उन्होंने पुट की थी, ताकि मुसलमान अपना जो मकाम है उनका लॉस हो चुके हैं उसको वो दोबारा से जो है री इन्वेंट कर लें या रिकंस्ट्रक्ट कर लें या री इंस्टेट कर लें। तो इन सारे सर्कमस्टांसिस में हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में, पहले उनकी बायोग्राफी के बारे में। सैयद अहमद खान जिस तरह शाह वलीउल्लाह पैदा हुए थे दिल्ली में, इसी तरह सर सैयद अहमद खान का भी
जो प्लेस ऑफ बर्थ है, इट इज आल्सो ऑन दिल्ली। वो 1703 में पैदा हुए थे, ये 1817 में पैदा हुए हैं। मतलब कि 104 साल के बाद सर सैयद अहमद खान का एरा आता है, पूरी एक सेंचुरी के बाद। सो ही वाज अ लीडर ऑफ 17 18 सेंचुरी, और सर सैयद अहमद खान वाज द लीडर ऑफ 19 सेंचुरी। तो सर सैयद अहमद खान जब 1817 में दिल्ली में पैदा हुए, उस टाइम मुगलों में जवाल आना शुरू हो चुका था। मुगल मुगल डायनेस्टी जो थी उस टाइम पूरी जो थी वो डाउनफॉल के बिल्कुल एज पे खड़ी हो गई थी। तो इनके जो वाली साहब थे उनका नाम था सैयद मुत्तकी मोहम्मद, और इनके जो दादा अबू जान थे उनका नाम सैयद हैदी आलमगीर था। ये तीनों जो थे, इन तीनों ने जो सर्विसेज की हैं, जो सर सैयद अहमद खान है इन्होंने सर्विस की थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन जो इनके वालिद साहब थे मुत्तकी मोहम्मद, और इनके जो दादा अबू जान थे हादी आलमगीर, इन दोनों ने जो मुगल कोर्ट था वहां पर अपनी कंट्रीब्यूशन की थी एज अ सब जज के तौर पर। ठीक है, वहां से सर सैयद अहमद खान को भी थोड़ा मोमेंटम क्रिएट हो गया था। इन्होंने भी जो अपनी जो लाइन चूज की थी दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द कोर्ट्स। पहले इन्होंने कचहरी में काम सीखा, अपने वालिद के साथ इन्होंने थोड़ा काम सीखा। फिर उनके बाद उन्होंने अपने आप को थोड़ा पॉलिश करने के लिए किसी वहां पे चले गए, कोर्ट में चले गए। लेटर 17 साल की उम्र में इनको वहां पर जॉब वगैरह मिल गई थी। और उसके साथ फिर सर सैयद अहमद खान ने अपने आप को मजीद पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। तो इनकी जो बेसिक मोटिव था यही था कि मैं अपने जो जस्टिस वाला काम था इन्होंने उस पर ज्यादा obliged रखा था। और इनकी जो अर्लियर एजुकेशन हुई है, इनकी जो बेसिक चीज थी वो थी इनके जो मेटरनल ग्रैंडफादर थे, उन उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जो जिनका नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन है, बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया था सर सैयद अहमद खान पे, उनकी एजुकेशन पे भी, और उनके जो स्पिरिचुअलिटी एंड जो मोरल चीजें थी उस पे भी उन्होंने अपना रोल बहुत ज्यादा प्ले किया था। ठीक है जी। अब प्रोफेशन के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। सर सैयद के बारे में, सर सैयद अहमद खान के बारे में ये था कि पहले उन्होंने आगरा में एक कोर्ट में काम किया था। फिर चीफ अमीन इनको दिल्ली में, और जो था बिजानौर पे, वहां पे इन्होंने एज अ चीफ अमीन के तौर पर काम किया था। इसी तरह फिर उन्होंने सदारुस दूर के तौर पर काम किया था मुरादाबाद, गाजीपुर में, बनारस में। ये प्लेसेस थी। ये एक टाइमलाइन है जो आपने अपने पास रखना है। सारा कैसे लिखोगे, ये चार्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन में आपने चार्ट्स वगैरह पुट करने हैं, इन सब चीजों का आप वहां पर मेंशन करोगे टाइम लाइन बना के। जैसे सैयद ने अपना स्टार्ट आगरा से किया, फिर बिजनौर में, मुरादाबाद में, गाजीपुर उसमें ये हाँ गाजीपुर में चले गए थे। इसी तरह उनकी जो रिटायरमेंट का टाइम था दैट वाज 1876। और ये क्यों था हम इस पे भी डिस्कस करेंगे जब हम अलीगढ़ मूवमेंट पे जाएंगे। ठीक है। और फिर फाइनली वो 1876 में उन्होंने अपनी जो भी थी उस पे उससे रिटायरमेंट ले ली। और बकायदा उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया था अलीगढ़ में। और वहां से उन्होंने कहा था कि अब मेरी जितनी भी लाइफ होगी, आई विल स्पेंड माई होल लाइफ इन अलीगढ़। ये थोड़ी आप इंट्रोडक्शन में सर सैयद अहमद खान के बारे में आप लिखोगे, आपके पास आइडिया होना चाहिए। उनके वालिद साहब का नाम क्या है, उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और उनकी जो प्रोफेशन था वो कहाँ पे था। वही 1817 में पैदा हुए थे। उसके बाद उनके जो वालिद साहब जो मुत्तकी मोहम्मद, और उनके जो दादा जान हादी आलमगीर, इन दोनों ने मुगल कोर्ट्स में काम किया था। सर सैयद ने अपनी जो अर्लियर एजुकेशन थी वो मैटरनल ग्रैंडफादर से हासिल की थी, जिनका नाम फरीदुद्दीन था। और उसके अलावा उन्होंने जो प्रोफेशन पे जाएंगे आप, तो प्रोफेशन में उन्होंने अपना जो कोर्ट का प्रोफेशन था वो आगरा से स्टार्ट किया था। इसी तरह फिर आगे वो चले गए थे उसमें गाजीपुर, मुरादाबाद में, और बिजनौर में। वहां से इन्होंने अब लास्ट जो थी इनकी जो पोस्टिंग थी वो दिल्ली में थी। और 1876 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। ठीक है, ये प्रोफेशनल था उनका। और अर्लियर सारे एनवायरनमेंट में मुसलमान काफी स्टैंड कर रहे थे। और जो सर सैयद अहमद खान थे ये मुसलमानों को किस वे में देख रहे थे। ठीक है, एज यू ऑल नो के जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी ये बेसिकली मुसलमानों के लिए एक ट्रू सेटबैक था। कि मुसलमान जो पिछले 300 साल से रूल कर रहे थे, अचानक वो 1857 में उसके कॉलोनियल एरा में चले जाते हैं, इंपीरियलिज्म में आ जाते हैं। जो ब्रिटिश राज था वो वहां पर आ जाता है। रीजन क्या थी कि मुसलमानों ने एक रॉन्ग डिसीजन लिया था वॉर का।
और मुसलमानों के अपनी जो थी यूनिफिकेशन ही थी है, और जो उस टाइम रीजनल पावर्स थी जिसमें सिख थे और हिंदू थे, उनके साथ भी उनकी इतनी अटैचमेंट नहीं थी है, वो भी मुसलमानों को अबेट कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे कि वो फाइट करें, लेकिन दूसरी साइड पे वो मिले हुए थे अंग्रेजों के साथ। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था कि उन्होंने विदाउट थिंकिंग, विदाउट टेकिंग एनी प्रॉपर स्टेप्स, उन्होंने वार जो थी वो स्टार्ट कर दी अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ब्रिटिश वाले पहले भी इधर आ चुके थे, जब 1600 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बनाई थी, और वो उसका जो पहला ऑफिस था वो स्टार्ट इसमें लगाया था कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता वाज कंसीडर्ड द हब ऑफ ट्रेड। तो कलकत्ता में पहला उन्होंने ऑफिस लगाया था, वहां पर देखा कि यहाँ पर तो उनको कोई डिस्टर्ब करने वाले ही नहीं है। वहां से फिर उन्होंने बेसिकली जो प्रेसिडेंट टाउनशिप थी वो बुनियाद रखी, और पूरे टाउन में उन्होंने अपनी ही एक उजारादारी स्टार्ट कर दी थी ब्रिटिश ने। वहां से उनको आइडिया हो गया था कि नाउ मुसलमान जो है अब हम उनको इजीली कैप्चर कर सकते हैं, और उन्होंने वो 1857 के बाद में कर लिया। अब 1857 की बात हो गई, उसके बाद मुसलमानों को हैंग कर दिया, लटका दिया, सेंटेंस यानी कि जेल में भेज दिया। जो भी आवाज उठाता था अगेंस्ट ब्रिटिश, उनको उनके साथ जो थी ज्यादती की जाती थी, उनको साइडलाइन किया जाता था, या उनको मार दिया जाता था, या उनको जेल में भेज दिया जाता था विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल। ठीक है। और ये चीजें मुसलमानों के लिए बहुत लम्हा फिक्रियां थी कि कैसे वो अपने आप को, जब जो उनका स्टेटस हुआ है उसको कैसे वो बचा सकते हैं। तो इसमें यह था कि 20,000 से 1 लाख तक जो मुसलमान थे, उनको उनका कत्लेआम हुआ था ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके 5 साल तक ये होता रहा था। तो इस तरह के इवेंट्स में जब मुसलमान कैजुअलिटीज का सामना कर रहे थे, मुसलमानों पे तशद्दुद हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, तो मुसलमानों के लिए ये सर सैयद अहमद खान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि मुसलमानों को बेसिकली बचाया जा सके। उनकी जो मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज थी, उनको जो था बेसिकली कन्फेस कर लिया जाता था। प्रॉपर्टीज राइट ही खत्म हो गया था। मुस्लिम्स वर नॉट बीन एबल टू हैव देयर ओन प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी थी या तो वो ब्रिटिश के नाम पे थी या तो हिंदुओं के नाम पे थी। मुसलमानों के नाम पे कोई लीगल राइट नहीं था है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो ओनरशिप वाला राइट उसको ऑन कर सकें। तो ये भी एक मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक अलमिया था। जिनके पास तो थी प्रॉपर्टी, वो तो उनके नाम पर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इस तरह के जो थे उन पे एलिगेशन या इस तरह के उन पे वो वायलेंस किया गया था। फिर एक रिपोर्ट शेयर की गई थी, सर्वे था 1871 का। इसमें ये बताया गया था कि 2141 जो थे पर्सन, ये एम्प्लॉयमेंट उनको दी गई थी, जिसमें से जस्ट 92 जो थे मुसलमान थे, बाकी अगेन हिंदुओं जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस वहाँ कम्युनिटी थी मुस्लिम्स। उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होने के बावजूद जस्ट 92 सीट्स देना, इट वाज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच इज द मेन राइट टू ओन, या ये वायलेशन कह लें आप सिंपल। तो मुसलमानों को ये सप्रेस किया जा रहा था कि वो अपने जो एक वेल्थ सिस्टम था, कैसे वहाँ पे इनजस्ट हो चुका था। ठीक है। और इवन के जो वहाँ पे हाई कोर्ट्स की जो जॉब्स वगैरह थी उस पे सिर्फ एक एक ही मुसलमान था, जस्ट वन। 240 सीट्स में से जस्ट वन सीट्स वाज गिवन टू मुस्लिम। तो ये भी एक था कि हाई पोस्ट पे तो मुसलमानों को लगाते ही नहीं थे। इतना ज्यादा रिवेंज जो था वो मुसलमानों के खिलाफ वो ले रहे थे। रीजन ये थी कि वो समझते थे कि मुसलमान जो है वो कल्प्रिट है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। इसमें भी जो सर विलियम हंटर हैं, उनकी एक बुक है द इंडियन मुसलमानों की जो कैजुअलिटीज, मुसलमानों के साथ जो सलूक था, बुरा सलूक जो था, उसको मेंशन किया था कि 1857 के बाद जो अपहीवल्स हुए थे, जो उलझना शुरू हुए थे लोग वगैरह आपस में, उसके बाद मुसलमानों को कैसे जो था एक निशाना बनाया गया था। ठीक है। तो ये थोड़ी मुसलमानों की कंडीशन थी कि उनको सोशली, पॉलिटिकली, मोरली बिल्कुल अबाइड किया जा रहा था, बिल्कुल ही एक एज पे लेकर आ रहे थे, ताकि मुसलमान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से स्किप होना स्टार्ट हो जाए। फिर एक जो इंडियन सोशलिस्ट है, अशोका मेहता,
उसने भी बहुत ज्यादा अपनी जो बुक है कम्युनल ट्रायंगल, उसमें भी बहुत ज्यादा उसने कन्फेस किया था कि मुसलमानों को एक जो रिलीजियस फ्रीडम था वो भी नहीं था दिया जाता, और उसके अलावा जो छुट्टियों वाली गेम थी उसमें भी मुसलमानों को हमेशा लोअर पॉइंट पे रखा जाता था। इसमें ये मैंने बुलेट ये हाईलाइट किया है, क्रिश्चियंस को 62 हॉलीडेज दी गई थी एनुअल, हिंदुओं को 52 और मुसलमानों को जस्ट 11 दी गई थी। ठीक है, जस्ट 11। तो ये समझ लें कि पूरे साल में 11 छुट्टियां, दैट इज नॉट कहने के जस्टिस, जहां पर आप 62 और 52 की रेशियो रख रहे हैं। सो ये सब चीज़ें विटनेस कर रहे थे सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान, हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने मुसलमानों को जवाल होने से बचाया, या मुसलमानों को कैसे एक रीबिल्ड किया, ताकि मुसलमान दोबारा से अपनी जो ग्लोरी है उसको फाइनल दोबारा से जो है रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने चीज को मद्देनजर रखना है वो ये है अलीगढ़ मूवमेंट। इफ यू ऑल नो अलीगढ़ मूवमेंट, तो फिर आपके लिए सर सैयद को समझना, सर सैयद पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत सिंपल हो जाएगा। क्योंकि इनकी सारी जो एक फिलोसफी है, सारी जो इनकी एक स्ट्रगल है, वो एजुकेशन पे ही है। और एजुकेशन का मकसद और मतलब ये था कि मुसलमानों को अवेयर किया जा सके राइट्स के लिए और लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो उनकी जो अलीगढ़ मूवमेंट थी उसके जो प्रिंसिपल सेट किए गए थे वो फोर थे, कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे कि जिसको मद्देनजर रखते हुए ये सर सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ स्टार्ट की थी। पहला ये था कि मुसलमान ये समझते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके साथ ना वो तो खाना खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कलाम कर सकते हैं। तो ये जो माइंडसेट था मुसलमानों का, इसको खत्म करने के लिए तहरीक अलीगढ़ स्टार्ट की गई थी, ताकि मुसलमानों को और ब्रिटिश को आपस में अमलगमेट किया जा सके, उनका पैचअप करवाया जा सके। इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दी थी अलीगढ़ मूवमेंट की शेप में। सेकंड था कि मुसलमान जो थे वो समझते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इट इज नॉट फॉर द मुस्लिम्स, इट इज अगेंस्ट द मुस्लिम्स। तो इस चीज को उन्होंने खत्म करने के लिए कि ब्रिटिश लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है सर, ये सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है। तो वो उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट में फिर जो साइंटिफिक और जो ऑल इंडिया वो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बकायदा डिमेंशन किया था कि आपने कैसे एक इंग्लिश को प्रमोट करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट था कि आप साइंटिफिक नॉलेज लेंगे। साइंटिफिक नॉलेज ये है कि जितना भी रिसर्च बेस्ड नॉलेज होगा, जितना भी एक क्रिटिकल थॉट्स होंगी, जितनी भी मॉडर्नाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होगा, उसको आपने लेकर आना है मुसलमानों की जिंदगी में। क्योंकि मुसलमान थोड़े थियोलॉजिस्ट थे, थोड़े कह लें कि उनकी अप्रोच जो थी वो रिलीजियस वाली थी। वो ज्यादा चीजों को रिलीजियस वे में देखते थे, हर चीज को, जिस तरह शाह वलीउल्लाह के टाइम में ये चीजें स्टार्ट हो गई थी। और इसी तरह ये सर सैयद ने कहा था कि ये चीज़ें जो है इट इज़ नॉट फॉर योर गुड विल, बल्कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं, इसके साथ साथ आपने साइंटिफिक एजुकेशन को भी लेकर आना है। ठीक है, ये उनका थर्ड मोटिव था। फिर फोर्थ था जी कि एजुकेटेड मुस्लिम्स पैदा करना, यानी कि रैशनल पीपल, जो अकल विजडम रखते हो, जो थॉट रखते हो, जो ये समझते हो, जो सियाने हो, जो समझते हो कि हालात के मुताबिक अपने आप को आपने कैसे सरवाइव करवाना है। तो वो था कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट में ये 4 पॉइंट्स रखे थे। ठीक है, अब अलीगढ़ मूवमेंट का रोल क्या था इसमें, जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूशंस बनाया गया था, इस रोल को, ओके ठीक है, जो इसमें रोल था ना अलीगढ़ मूवमेंट का, 1 सेकेंड, सिंबॉलिक रोल था। सिंबॉलिक रोल में ये था जी, पहला जो स्कूल उन्होंने ओपन किया था, दैट वाज स्कूल इन मुरादाबाद। और ये स्कूल को मदरसा की शेप में दिया गया था, जिसको कहा जाता है फारसी मदरसा मुरादाबाद, FMN। ठीक है, इसका नाम ये रखा गया था, फारसी मदरसा मुरादाबाद। मकसद इसका क्या था कि मुसलमानों को 3 एजुकेशन, 3 लैंग्वेजेस वहां पे प्रोवाइड करनी है, उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक, दिस आई हैव रिटन। ठीक है, उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक।
फिर बाद में उनको ये ख्याल आया कि ये चीजें तो ऑलरेडी मुसलमान जानते हैं कि उर्दू भी और पर्शियन भी और अरेबिक भी, लेकिन जो मेन मकसद तो है हमारा इनको इंग्लिश में भी लेकर आना। तो फिर उन्होंने कहा था कि हम इंग्लिश को भी इसमें ऐड कर रहे हैं, और इंग्लिश जो थी वो 1860 में इसमें ऐड की गई थी ये मदरसा में, क्योंकि 1859 से लेकर 1863 तक पूरे 4 साल में सर सैयद अहमद खान ने सिर्फ एक ही ये स्कूल में अपना जो था रोल प्ले किया था। उसके बाद इसको रिशफल कर दिया गया था गाजीपुर में, जिसको विक्टोरिया स्कूल के नाम दिया गया था। विक्टोरिया इसलिए कहा गया था क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो थी वो उसके नाम पर ये बेसिकली जो वहां पर एक्ट्स वगैरह पास हुए थे सारे उसी के नाम पर हुए थे, क्वीन विक्टोरिया। फिर उसके बाद एलिजबेथ आई थी। ठीक है, तो ये क्वीन विक्टोरिया ने के नाम विक्टोरिया कैंपस था और विक्टोरिया स्कूल के नाम पे था, जो गाजीपुर में ओपन किया था। इसका बहुत इंपॉर्टेंट 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट्स। इसका मकसद भी यही था कि मुसलमानों को जो था उन्होंने कैसे एक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और कैसे मुसलमानों को एक ट्रांसेंड वे में आगे बढ़ाना है, ताकि वो मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकें। जो मेन टर्निंग पॉइंट था ना वो था ये साइंटिफिक सोसाइटी, जिसमें अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ गैजेट बनाया गया था, जो ट्रांसलेट करेगा डिफरेंट बुक्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इंग्लिश बुक को करेगा पर्शियन में, पर्शियन को करेगा उर्दू में, उर्दू को करेगा इंग्लिश में। ये मकसद था कि मुसलमान जो अनअवेयर थे अबाउट द लैंग्वेज, उनको लैंग्वेज का भी बताया जा सके। ठीक है, कि जो मुसलमान लैंग्वेज में कमांड हासिल करते थे उनको ये सौंप दिया गया था that they have to translate different books in different languages for different people, ताकि उधर जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट है उस चीज में वो अपनी गिफ्ट को दूसरों तक वो स्प्रेड करेगा। इससे क्या हुआ था कि मुसलमान में एक सेंस ऑफ थॉट पैदा हो गई थी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, और ये जो ट्रांसलेशन वाला मेथड है इस गुड विल करने के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स वालों की बुक थी डेट वाज टोटली बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन जो मुसलमान थे ये दो लैंग्वेज को जानते थे, और एक थी पर्शियन एंड सेकंड थी उर्दू। और उर्दू एट दैट टाइम वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स। लेकिन उस बात को जो था लेटर ऑन बाद में उनको उसको भी निगेट किया था, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी सर सैयद अहमद खान की, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फिर है ये कुछ इवेंट्स हैं, ये आपने देख लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। इसका बेटा आप लोग बल्कि ये स्लाइड में आपको शेयर करूंगा ये सारी जो है ना। इससे क्या होगा कि क्योंकि टाइम कम है, आई थिंक सो कि 7 मिनट्स या 8 मिनट रह गए हैं, सो ट्राई करता हूँ मैं कवर करने में। तो ये एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि 1875 में स्कूल बनाया गया था, एमएओ स्कूल, जिसमें बताया गया था कि अब हम स्कूल की तरफ जो है जो एक प्राइमरी एजुकेशन है और सेकेंडरी एजुकेशन है वो कैसे हमने मुसलमानों को देनी है। लकीली सर सैयद अहमद खान ने कुछ भी बाउंड नहीं था किया। ऑल द पीपल वर अलाउड टू टेक द क्लासेस वेदर दे बिलोंग टू एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी सेक्ट, एनी रिलीजन। ठीक है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो कोई भी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। he was not the that person who has a very negative or little thought। वो चाहते थे कि हर कोई जो है इसमें पार्टिसिपेट करे और फायदा हासिल करे। ठीक है, तो वो भी जब 1876 में उन्होंने रिटायरमेंट हासिल कर ली थी अपनी जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से, वहां से फिर उन्होंने ये अलीगढ़ मूवमेंट में 77 में कॉलेज बना लिया गया था फॉर हायर एजुकेशन। मकसद यही था कि मुसलमानों को जो इंग्लिश की एजुकेशन है और कंप्लीट सिलेबस जो था वो ऑक्सफोर्ड वाला ही था। आज भी जो आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में सिलेबस चल रहा है दैट इज कम्प्लीटली ऑक्सफोर्ड सिलेबस। और ये वही लेगेसी है जो सर सैयद अहमद खान ने दी थी 1876 में। ठीक है, और फिर इसमें जो मेन इवेंट है दिस वन मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो ये अंडरस्टैंड करते थे कि पूरे ही लोगों को एजुकेट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज। इसलिए उन्होंने एक मेगा कॉन्फ्रेंस इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें मोहसिन मुल्क, वकार मुल्क, ये जो थे अली ब्रदर्स वगैरह, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और 161 जो डेलीगेट्स थे
स्टार्टिंग फ्रॉम आगरा, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, यहाँ से ये आके इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इस जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका मकसद ये थे, थ्री इसके मेन मकसद थे। ठीक है। एक था कि मुसलमानों के लिए हायर एजुकेशन का इंट्रोड्यूस करवाना और उसको अच्छे वे में लेकर आना। यही रीजन थी कि फिर जो स्कूल था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था 1877 में कॉलेज में। उसका ये इसके इम्पैक्ट थे। जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे ओपिनियंस शेयर किए गए थे और कहा गया था कि अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉलेज में, ताकि हायर एजुकेशन भी दी जा सके। ये था कि रिलीजियस एजुकेशन भी मुसलमानों को दी जाए, ना कि जस्ट एक दुनियावी मंडेन जो स्कीम्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। इसके अलावा वो चाहते थे कि वो जो रिलीजियस एजुकेशन है उसको भी दी जाए, ताकि जो एक मुल्ला सिस्टम है उनमें भी थोड़ा चेंजिंग आ सके, उनको भी थोड़ा बेहतर वे में वो भी आगाही हासिल कर लें। ठीक है। इस तरह पे वो इस्लामियात का नॉलेज वगैरह उन्होंने कंपलसरी कर दिया था, ताकि अगेन मुसलमानों में कोई इस तरह की एम्बिग्यूटी अबाउट द रिलीजन ना रहे। ठीक है। फिर ये रिलीजियस सर्विसेज में जब हम देखते हैं, पहले हमने देखी थी एजुकेशनल सर्विसेज जिसमें अलीगढ़ को अब डिस्कस करेंगे। फिर हम रिलीजियस सर्विसेज में देखेंगे, उसमें ये चार पांच किताबें अपने माइंड में आप रख लें। इस किताबों को जब आप पढ़ोगे उसमें इसके नीचे मैंने बता दिया हुए हैं चीज़ें कि इस बुक का मकसद यही है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा स्लाइड्स वगैरह, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और ये जस्ट रट्टा आपने लगा लेना इसमें रिलीजियस सर्विस में। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो सर्विसेज हैं, एक पॉलिटिकल सर्विस है और एक एजुकेशनल सर्विस है जो तहरीक अलीगढ़ है। ये दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज आपने बहुत ज़्यादा याद रखनी है। और फिर हम इसमें आपने क्वेश्चन में आई विल गिव टू यू, ताकि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और संडे को मैं आपका मॉक भी लूंगा एक पाकिस्तान स्टडीज़ का। सही है। तो पॉलिटिकल सर्विसेज में पहले ये देखते हैं कि जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी जी 1867 में, ये क्या थी। मुसलमान जो थे वो लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। मुसलमान ये समझते थे कि किसी भी नेशन के लिए जुबान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन जब हिंदुओं ने ये एलिगेशन ब्रिटिश पे लगाया कि अब जो है कॉलोनियल एरा स्टार्ट हो गया है और जो लैंग्वेज है ये चेंज होनी चाहिए एज पर द स्टेट, एज पर द पॉपुलेशन और एज पर द मेजोरिटी, जो जहाँ पर मेजोरिटी में है वहाँ पर उसके मुताबिक वो लैंग्वेज डिक्लेयर की जाए। सर सैयद अहमद खान इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि कैसे मुमकिन है कि अगर एक दो कौमें एक जुबान पे नहीं एक दूसरे को बर्दाश्त बियर कर रही हैं, तो ये आगे जाकर कैसे अपने आप को ये कहेंगे कि वी बोथ आर वन। तो यहाँ से फिर सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट की थी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कि अब हम जो हैं हिंदू बिल्कुल साइड पे, मुसलमान बिल्कुल साइड पे, मुसलमान अपना मुल्क बनाएंगे और हिंदू अपना मुल्क बनाएंगे, बिकॉज लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मुस्लिम्स। ठीक है। और इसी वजह से ये जो टू नेशन थ्योरी का स्लोगन है उन्होंने चॉन्टिट किया था अगेंस्ट हिंदूज के टू नेशन थ्योरी की बेस पे सेपरेट रिलीजन, सेपरेट आइडियोलॉजी, सेपरेट क्रीड, सेपरेट क्लास, सेपरेट कास्ट, ये सब चीज़ें मुसलमानों की सेपरेट है। कल्चर ट्रेडिशन बिलोंग्स टू डिफरेंट थिंग्स और हम डिफरेंट कल्चर को में अपने आप को अमलगमेट नहीं कर सकते। इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी थी। वो बुनियाद चार चीज़ों पे थी। एक थी लैंग्वेज बेस पे जो मैंने उर्दू यहाँ पे मेंशन किया है। सेकंड थी सेपरेट इलेक्शंस कम्युनल राइट्स की वजह से। और थर्ड थी कि मुसलमान जो थे वो एक तो अपने आप को सॉरी दिस वन सेपरेट इलेक्टोरेट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये था कि वहाँ पर जो सिविल सर्विस थी वहाँ पर वो पास करके हाई पोस्ट पे लगाया जाता था। लेकिन मुसलमान इतने अभी नहीं थे मेच्योर है कि वो अपनी इंग्लिश को की बेस पे वो वहाँ पे ला सकते हैं, इसलिए सारी पोस्ट हिंदू ले जाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने कोटा सिस्टम की बुनियाद रखी होना चाहिए और हिंदुओं उसका अलग होना चाहिए हिंदुओं का, क्योंकि वो थोड़े पढ़े लिखे भी थे और थोड़े वो एजुकेटेड भी थे और जिस वजह से उन्होंने बात की थी। फिर मुसलमानों को उन्होंने कहा था कि आपने अवॉइड करना है, आपने जो है वो एजुकेशन नहीं लेनी है, सॉरी अवॉइड करना है टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ बीन मेड बाय द हिंदूज, जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में 1885 में IOQ ने बनाई थी, दैट वाज द ब्यूरोक्रेट, उसने बनाई थी। तो सर सैयद अहमद खान ने वार्न किया था कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बनाना, बिकॉज इट इज नॉट फॉर द फेवर ऑफ मुस्लिम्स, इनफैक्ट इट इज फॉर द अगेंस्ट, इट इज अगेंस्ट फॉर मुस्लिम्स। इसलिए उन्होंने कैटेगोरिकली इसको बात की थी कि आपने ये एजुकेशन को, सॉरी, इसको आपने ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, अभी मुसलमानों की एडवोकेसी की बात उन्होंने की थी। ये वही चीज़ें हैं जो आप शाह वलीउल्लाह में भी देखेंगे। फिर उन्होंने कहा था कि ये तहजीब व अखलाक वगैरह कुछ आर्टिकल्स वगैरह उन्होंने लिखे थे कि इसकी बेस पे उन्होंने कहा था कि अब हम चीज़ों को अच्छे वे में लेके जाएंगे। फिर है जी, ये सर सैयद अहमद खान ने इतना कुछ करने के बाद इम्पैक्ट्स क्या पड़े थे। इम्पैक्ट पहला यही था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बना दी गई थी, जब उन्होंने कहा था कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो दिस वाज द बिगेस्ट इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था कि मुसलमान थोड़े अवेयर हो गए थे। सेकंड था कि मुसलमानों को अपने राइट्स का